हमारे पास इस शीट के ऊपर एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने कुछ आइटम्स की लिस्ट तैयार की हुई है, यूनिट सोल्ड और यूनिट प्राइस और उसका टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 इंटू C2 किया हुआ है और उसका टोटल निकाला हुआ है। इसी तरह से B3 इंटू C3 किया हुआ है और उसका टोटल निकाला हुआ है। यहाँ पर D वाले कॉलम के अंदर जहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है उसका हम समेशन करेंगे और उसका टोटल हम D7 की सेल में डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि इस वैल्यू को हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया है, लेकिन हम इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं कि जिससे सारी वैल्यू एक साथ कैलकुलेट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे। एक ही बार में इसका मल्टीप्लाई करके सम करना है ना, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये क्या करेगा, पहले बी वाले कॉलम का प्लस करेगा और फिर सी वाले कॉलम का प्लस करेगा, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो ये क्या करेगा, आपको एरर शो करेगा, इसलिए क्योंकि आप इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये वही जवाब दिखाएगा, वही सम दिखाएगा जो आपको D7 की इस कॉलम में दिख रहा है। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं और इस वैल्यू पे आके आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको कोई कर्ली ब्रैकेट डिस्प्ले नहीं करेंगे और आप इसको मैन्युअली एंटर भी नहीं कर सकते। जब तक आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक एरे फॉर्मूला पुट नहीं करेगा। तो इस तरह की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एरे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे G और H दो कॉलम दिए गए हैं जहाँ पे कुछ डेट्स ली है हमने, ऑर्डर डेट एंड डिलीवर डेट। अगर I वाले कॉलम में सपोज़ हमें इनका माइनस करना हो तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, H2 माइनस G2 एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी जो हमें लेफ्ट वैल्यू मिलती है। अगर हमें इन डेट्स का एवरेज फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें एवरेज निकालना है। G2 से लेके G6 माइनस H की रेंज सिलेक्ट करनी है, H2 से लेके H6 तक, ब्रैकेट क्लोज करना है। ये क्या करेगा, हमें G और H का एवरेज दिखाएगा। हमें एंटर करते हैं तो यहाँ क्या होता है, एरर शो कर रही है क्योंकि आप इस तरह से नहीं कर सकते। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमें हमारी एवरेज शो करेगी। ये एवरेज हमें नेगेटिव में शो कर रही है, माइनस में शो कर रही है। अगर इसे हमें पॉजिटिव में शो करवाना है तो डबल क्लिक करेंगे और हमारी रेंज को हम चेंज कर देंगे वापस से। H वाली रेंज हम पहले सिलेक्ट करेंगे, H2 से H6 तक, माइनस G वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, G2 से G6 तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और या फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो ये क्या कर रहा है, हमारी पॉजिटिव में आंसर शो कर रहा है। इस तरह से एरे फंक्शन की मदद से सारी वैल्यू एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। सैलरी मोर देन 3 होगी उससे हम 1000 रुपीज़ का बोनस प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन ली है, बोनस इफ नंबर ऑफ ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 एंड फुल टाइम एम्प्लॉय। यानी कि जो एम्प्लॉय नंबर ऑफ ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है एंड फुल टाइम एम्प्लॉय है उसे भी 1000 का बोनस मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो भी इसकी दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो उसे 1000 रुपीज़ का बोनस मिलेगा, अदरवाइज उसे 0 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन का यूज़ करते हैं हम, जहाँ पर हमने एंड का यूज़ किया है। एंड हम जब भी यूज़ करते हैं उस केस में दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। यानी कि इस एम्प्लॉय का नंबर ऑफ ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 हो और फुल टाइम एम्प्लॉय भी हो तो उसे एक्सेल कंडीशन कंबाइन करके चेक करता है तो ही उसे 1000 का बोनस मिलेगा, अदरवाइज उसे बोनस नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पर E6 वाली सेल में जाते हैं जहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पे हमने पहले और का यूज़ किया है, C6 इज़ ग्रेटर देन 3
यानी कि इसकी जॉब रेटिंग जो है एम्प्लॉय की वो ग्रेटर देन 3 है, तो उसे 1000 का बोनस मिलेगा। उसके बाद हमने एंड का यूज़ किया है, B6 इज इक्वल टू फुल टाइम, यानी कि उसका जो एम्प्लॉय का स्टेटस है वो फुल टाइम है, तो उसे 1000 का बोनस मिलेगा। D6 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, यानी कि उसका नंबर ऑफ ईयर जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है, तो उसे 1000 रुपीज़ का बोनस मिलेगा, अदरवाइज उसे बोनस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि C6 ग्रेटर देन 3 वो वाली कंडीशन ट्रू हो, या फिर उसकी ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही वो 1000 का बोनस प्रोवाइड करेगा। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करके देखते हैं, तो इस एम्प्लॉय को ज़ीरो बोनस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंडीशन ली थी उसमें यहाँ पे लिखा था उसकी जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, जहाँ पे इसकी जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 नहीं है। और उसके बाद हमने लिखा था उसका जॉब स्टेटस जो है वो फुल टाइम होना चाहिए, जो कि इस एम्प्लॉय का फुल टाइम नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था उसका जो ईयर है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 हो, लेकिन वो ग्रेटर देन 10 है, यानी कि इसकी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए ज़ीरो बोनस दिया है। अब बाकी की वैल्यू जानने के लिए बॉटम कॉर्नर पर प्लस का साइन आएगा, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का हमें बोनस डिस्प्ले करवा रहा है। अब यहाँ पे हम E8 वाले सेल में जाके देखते हैं, जहाँ पे इसने बोनस 1000 प्रोवाइड किया है। तो हम अपनी कंडीशन को देखेंगे, यहाँ पे इसका जॉब रेटिंग जो है वो ग्रेटर देन 3 है, इसलिए वो ट्रू हो रही है कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे उसका स्टेटस जो है वो फुल टाइम है, जो कि यहाँ पे भी है। उसके बाद हम यहाँ पे उसके नंबर ऑफ़ ईयर देखते हैं, तो वो कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने फर्स्ट कंडीशन है उसे ही ट्रू ले लिया है, तो वो यहाँ पे 1000 का बोनस इसलिए प्रोवाइड कर रहा है। पहले वाले केस में क्या था, उसमें जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ट्रू नहीं हो रही थी, यानी कि वो फॉल्स मिल रही थी, इसलिए उसने यहाँ पे ज़ीरो बोनस दे दिया था। अब हम सेकंड वर्कशीट पे चलते हैं, कंबाइन एंड, जहाँ पे हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कंडीशन दी है बोनस इफ़ जॉब रेटिंग मोर देन 3, नंबर ऑफ ईयर इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 एंड फुल टाइम एम्प्लॉय, यानी कि जिस एम्प्लॉय की जॉब रेटिंग ग्रेटर देन 3 है, नंबर ऑफ़ ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है एंड उसका स्टेटस जो है वो फुल टाइम है, तो ही उसे बोनस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ वो उसे बोनस प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे 3 कंडीशन है, वो तीनों को कंबाइन करके चेक करेगा और ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ही वो बोनस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ वो बोनस प्रोवाइड नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे बोनस के लिए E6 वाले सेल में जाते हैं, जहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट किया है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, इफ़ ब्रैकेट ओपन करके एंड लिखा है, C6 ग्रेटर देन 3 है, यानी कि इसकी जॉब रेटिंग जो है ग्रेटर देन 3 है, कॉमा लगाया है, B6 जो है वो फुल टाइम है, यानी कि उसका स्टेटस जो है वो फुल टाइम होना चाहिए, D6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10, यानी कि इसका नंबर ऑफ़ ईयर जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 होगा, तो ही वो 1000 का बोनस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ वो ज़ीरो बोनस प्रोवाइड करेगा। इस फॉर्मूला में हमने 3 कंडीशन लिखी है, जो कि तीनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तो ही वो बोनस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज़ वो बोनस प्रोवाइड नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस करके देखते हैं, तो इसने जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसे ज़ीरो बोनस दिया है, क्योंकि हमारी कंडीशन में यहाँ पे था उसकी जॉब रेटिंग जो है मोर देन 3 होनी चाहिए, तो ये यहीं पे फॉल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे है स्टेटस जो है वो फुल टाइम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे भी वो फॉल्स है, और इसके नंबर ऑफ़ ईयर है वो यहाँ पे 16 है, फिर भी वो उसे फॉल्स कर देगा यहाँ पे, क्योंकि उसने पहली जो कंडीशन थी उसे यहाँ पे फॉल्स कर दिया है, इसलिए यहाँ पे उसे ज़ीरो बोनस मिलेगा। अब बाकी के सारे एम्प्लॉय का बोनस जानने के लिए हम इसके बॉटम कॉर्नर पर जाएंगे, प्लस का साइन आते ही यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें सभी एम्प्लॉय के यहाँ पे बोनस जो है वो शो करवा रहा है। अब यहाँ पे हम E12 वाले सेल में जाके देखते हैं, जहाँ पे इसने एम्प्लॉय को 1000 का बोनस दिया है, क्योंकि हमने हमारे फॉर्मूला में लिया है C6 ग्रेटर देन 3, यानी कि इसकी जॉब रेटिंग जो है वो ग्रेटर देन 3 है,
इसका जो एम्प्लॉय का स्टेटस है वो फुल टाइम होना चाहिए, जो कि वो कंडीशन ट्रू है, और इसके नंबर ऑफ़ ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 होने चाहिए, जो कि यहाँ पे 16 मिल रहा है, तो वो कंडीशन भी ट्रू है। यानी कि यहाँ पे सारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिल रही है, इसलिए इसने यहाँ पे 1000 का बोनस एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है। और जहाँ पे ज़ीरो बोनस यहाँ पे मिला है, उन एम्प्लॉय की कोई ना कोई कंडीशन जो होगी वो फॉल्स होगी, वो ट्रू नहीं हो रही होगी, इसलिए उन्हें ज़ीरो बोनस करने के लिए सबसे पहले हम ई वाली सेल पर जाएंगे जहाँ पे हमने कुछ सैलरी ली हुई है। अब इस सैलरी को सिलेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और माउस से इसे ट्रैक करेंगे, या फिर आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डाउन एरो की को प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर 20 एंट्रीज दी गई है, हो सकता है आपके पास इसकी 1000 और बिलियंस में भी एंट्री हो सकती है, तो उसके लिए आप ई लेवल पर जाएंगे और उसकी पूरी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसका सम करवाएंगे जी वाली कॉलम में, G7 वाली सेल में उसका सम करवाएंगे। उसके लिए हम होम टैब पर क्लिक करेंगे, जिसमें से एडिटिंग ग्रुप में से ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, या फिर फॉर्मूला टैब पर से फंक्शन लाइब्रेरी में से ऑटो सम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने लेफ़्ट साइड पे जो भी वैल्यू थी उसकी रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है G7 वाली सेल में। लेकिन हमें ई वाली सेल की रेंज को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम ई लेवल पर जाएंगे और उसकी पूरी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई रेंज सिलेक्ट हो गई है। अगर हम ई वाली कॉलम में बाद में कोई भी चेंजेस करें, या फिर इन फ्यूचर आपको कोई भी चेंजेस करना हो, आपको इसमें कुछ भी वैल्यू रिमूव करनी है या फिर इंसर्ट करनी है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे ई वाला पूरा कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट किया है, उसकी रेंज पूरी सिलेक्ट की है। अब यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें हमारा जो सम था वो पूरा यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम ई वाले लेवल पे जाएंगे और उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पे स्टेटस बार पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी वही सम डिस्प्ले हो रहा है जो G7 वाली सेल में डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं 20,000 ऐड करते ही हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक अपडेशन मिल जाएगा, हमें यहाँ पे आंसर डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम कोई भी सेल यहाँ से रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं आंसर जो है हमारा G7 वाली सेल में चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं कोई वैल्यू, जैसे कि हम 30,000 ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वापस से यहाँ पे जो सम था वो चेंज हो गया है, वो अपडेट हो गया है। तो ये तो हमने देख लिया कॉलम रेफरेंस। अब हम रो रेफरेंस के थ्रू ऑटो सम करना चाहेंगे H7 वाली सेल में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे, वहाँ से फंक्शन लाइब्रेरी में से ऑटो सम को सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप होम टैब में भी जाके एडिटिंग ग्रुप में से ऑटो सम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो सम को सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें ये वाली रेंज सिलेक्ट कर ली है, लेकिन हमें थर्ड वाली रो का ऑटो सम करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 नंबर वाली रो पे जाएंगे, उसे पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पे रेंज देख सकते हैं 3:3। अब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सम था वो डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड वाली रो में जो भी वैल्यू थी उसका सम डिस्प्ले हो गया है। अब हम F3 वाली सेल में जाएंगे, जहाँ पे हम किसी वैल्यू को एंटर करते हैं। हम यहाँ पे एंटर करते हैं 25,000 और एंटर करते हैं। एंटर करते ही आप यहाँ पे H7 वाली सेल में देख सकते हैं यहाँ पे जो सम था वो अपडेट हो गया है। अब हम थर्ड रो को सिलेक्ट करेंगे पूरा और स्टेटस बार पर देखेंगे, यहाँ पे वही आंसर शो कर रहा है जो H7 वाली सेल में हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से आप रो रेफरेंस कॉलम, सबसे पहले हम ऑटोफिल का यूज़ करना सीखते हैं। उसके लिए हम सी वाले कॉलम में जाएंगे, जहाँ पे हमें 5 का टेबल एंटर करवाना है। 5 का टेबल एंटर करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे 5
5 के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे 10, 15, 20, यानी कि हमें हर बार इसे 1 बाय 1 फिल करना पड़ेगा, लेकिन हम इसे ऑटो फिल की हेल्प से एक साथ में पूरा टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले सेल को हम पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसे रिमूव कर देते हैं। वापस से हम सी वाली सेल में जाएंगे जहाँ पे हमें 5 का टेबल एंटर करना है। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5, 10, तो इसे पता चल जाएगा अब हमें 5 के बाद 5 का गैप लेना है, यानी कि अब ये 5 के बाद 10 लेगा और 10 के बाद नेक्स्ट ये 5 का गैप लेता जाएगा। अब हम 5 और 10 को सिलेक्ट करते हैं, इसके बॉटम कॉर्नर पे आएंगे। अब हम बॉटम कॉर्नर पे जैसे ही प्लस का साइन दिखेगा हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 5 का गैप दिख रहा है। अब जहाँ तक आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 55 तक फिल किया है। अब इसके लेफ़्ट माउस की को हम यहाँ से रिलीज़ कर देंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 5 का टेबल यहाँ पे दिख रहा है। अब उसके बाद हम किसी और नंबर का टेबल यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो हम ऑटो फिल की हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ई वाले कॉलम में हम 15 का टेबल एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50, 30, तो ये 15 का गैप अपने आप ले लेगा। 50 और 30 को हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके लेफ़्ट कॉर्नर पे जाके प्लस का साइन आएगा उसे हम ड्रैग करेंगे। जहाँ तक कि हमें ये फिल करना है वहाँ तक हम फिल करेंगे। उसके बाद हम लेफ़्ट माउस क्लिक को रिलीज़ कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 का हमने टेबल ऑटो फिल की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट किया है। उसके बाद हम कस्टम लिस्ट का यूज़ करना सीखेंगे। कस्टम लिस्ट क्या है, जैसे हमें किसी एड्रेस की रिक्वायरमेंट बार बार पड़ती है तो बार बार हम अपनी सेल में उसे एंटर करना पड़ता है। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास बहुत ही लंबी लिस्ट है और कस्टम लिस्ट की हेल्प से हम उस लिस्ट को पहले से ही क्रिएट करके रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं और उस लिस्ट को हम अपनी वर्कशीट पे यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम विंडो बटन पे जाएंगे, वहाँ पे एक्सेल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। एक्सेल ऑप्शन की यहाँ पे विंडो ओपन हो गई। पॉपुलर पे हम देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट पर क्लिक करेंगे। एडिट कस्टम लिस्ट की यहाँ पे विंडो ओपन हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। हम यहाँ पे किसी नेम का लिस्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर नेम एंटर करते हैं। अब ये नेम हमने एंटर करवा लिए हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करवाएंगे वो नाम, ऐड करते हैं, ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। तो अब आप यहाँ पे किसी भी सेल में क्लिक करके यहाँ पे कोई नाम एंटर करके देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एंटर करते हैं दीपा, उसके बॉटम कॉर्नर पर जाएंगे, प्लस का साइन आएगा और ड्रैग करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने वहाँ पे जो भी लिस्ट क्रिएट की थी वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है, यानी कि वो नाम हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एच वाले कॉलम पे एक नेम की लिस्ट है। उस नेम को हम कस्टम लिस्ट में ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एडिट कस्टम लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी कस्टम लिस्ट की विंडो ओपन हो गई है। जिस नाम को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसकी हम रेंज ले लेते हैं, H6 to H12 तक हम रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। वापस से हम यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट करवाएंगे अपने नेम की लिस्ट को। उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं, फिर से ओके पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये वाला लिस्ट जो है वो कस्टम लिस्ट में ऐड करवा लिया है। अब हम किसी एक सेल पर क्लिक करके यहाँ पे कोई नाम ऐड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दिव्या लिखते हैं, बॉटम कॉर्नर पर जाएंगे, हम इसके ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे वही लिस्ट मिलेगा जो हमने कस्टम लिस्ट में इंपोर्ट करवाया था। अब हम किसी एक लिस्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए विंडो बटन पर जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कस्टम एडिट लिस्ट में जाएंगे,
इसमें जो भी लिस्ट हमें डिलीट करना है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। डिलीट पर क्लिक करते ही ओके करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो गया। इसके बाद ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे तो जो भी लिस्ट आपने डिलीट करवाया है उसमें से हम एक नेम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेल में हम लिखते हैं सहज। सर्च लिखते ही आप इसके बॉटम कॉर्नर पर जाएंगे, ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नाम हमने यहाँ पे लिखा वही नाम नीचे की ओर फिल हो रहा है, यानी कि जो लिस्ट हमने रिमूव कर दी थी वो अब यहाँ पे नहीं शो कर रही है। जो भी नाम हम लिखेंगे वही दिखाई देगा। कन्वर्ट फंक्शन की हेल्प से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास इस शीट में एक चार्ट दिया हुआ है हमें, जहाँ पे आप किसी नंबर को डिग्री सेल्सियस में देखना चाहते हैं तो उसकी यूनिट हम कैपिटल C लेंगे और CEL लेंगे। अगर किसी नंबर को डिग्री फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं तो उसकी यूनिट हम कैपिटल F लेंगे और FAH लेंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, हम किसी भी यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे तब इसकी यूनिट कैपिटल होगी तो हम कैपिटल में ही लिखेंगे, अगर इसकी यूनिट स्मॉल में होगी तो स्मॉल में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम B2 वाली सेल में देखते हैं जहाँ पे हमें 120 किलोमीटर दिया गया है, उसे हमें माइल्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, C2 वाली सेल में जाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कन्वर्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और B2 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जिस नंबर को कन्वर्ट करना है। कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम KM लिखेंगे, किलोमीटर, जिस नंबर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में MI लिखेंगे जिस नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 120 किलोमीटर को यहाँ पे इसने 74.6 माइल्स में कन्वर्ट किया है। अब हमारे पास यहाँ पे माइल्स में 96 वैल्यू दी है जिसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, B3 वाली सेल पर जाएंगे, हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, हम वहाँ पे कन्वर्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, C3 वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम MI लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करके कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम KM लिखेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हम यहाँ पे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 96 माइल्स को इसने 154 किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ वैल्यू है 34 जो कि सेल्सियस में है, उसे हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। अगर हम यहाँ पे इस चार्ट में देखें तो इस चार्ट में फ़ारेनहाइट की यूनिट यहाँ पे कैपिटल F है और आप उसको FAH भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। उसके लिए हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कन्वर्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम B7 वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कैपिटल में C लिखेंगे या फिर आप CEL भी लिख सकते हैं। कॉमा लगाएंगे, वापस से हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम फ़ारेनहाइट की यूनिट लिख देते हैं कैपिटल F, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करके हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करके देखते हैं। एंटर प्रेस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं 34 सेल्सियस को इसने 93.2 फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे फ़ारेनहाइट में 80 वैल्यू दी गई है जिसको हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। उसके लिए हम क्या करेंगे, B8 वाले सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और कन्वर्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम C8 वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम F लिखेंगे फ़ारेनहाइट, कॉमा लगाएंगे, हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम C लिखेंगे, सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है। ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि को इसने फ़ारेनहाइट में से सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया है और वैल्यू दी है 26.66। इसी तरह से अब हमारे पास नंबर है जो कि मीटर में दिया गया है, उसे हमें फीट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस सेल में आएंगे,
उससे पहले हम यहाँ पे इस चार्ट में देख लेते हैं, जहाँ पे मीटर की यूनिट हमें दी गई है एम और फीट की दी है FT। अब हम मीटर को फीट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम C12 वाले सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कन्वर्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम B12 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और M लिखेंगे मीटर को फीट में कन्वर्ट करने के लिए। इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करेंगे, वापस से कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में FT लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हम और 328.08। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 2500 जो कि फीट में है, उसे हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, B13 वाली सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कन्वर्ट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम C13 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे FT जो कि फीट का यूनिट है, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे M जो कि मीटर की यूनिट है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 2500 को इसने मीटर में कन्वर्ट करके 762 आंसर यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। अगर इस वाली सेल में देखें तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है उसमें पॉइंट के बाद काफ़ी सारी वैल्यू मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू मिले, डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे। यहाँ जहाँ तक आप रखना चाहते हैं, हम पॉइंट के बाद एक वैल्यू रखना चाहते हैं। अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इसे। हम पॉइंट के बाद यहाँ पे एक वैल्यू रखेंगे। थैंक यू। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आइटम नंबर है, आइटम 1 है और आइटम 2 है। आइटम 1 है जो कि नंबर है, आइटम 2 है वो डिवीज़र है। नंबर को डिवीज़र से डिवाइड करके हम रिमाइंडर को फाइंड करेंगे मोड फंक्शन के थ्रू। D2 वाले सेल में हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, मोड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, B2 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जो कि नंबर है, कॉमा लगाएंगे, C2 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे जो कि डिवीज़र है, ब्रैकेट क्लोज करके अब एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो है वो डिस्प्ले कर रही है। इसके बॉटम कॉर्नर पर जाके डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमाइंडर जो है हमें डिस्प्ले कर रही है। उसके बाद हम यहाँ पे D6 वाली सेल में जाके देखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 मिली है, यानी कि 190 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिलती है। अब हम हमारी वर्कशीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। उसके लिए पूरी वर्कशीट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब में से स्टाइल ग्रुप में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। न्यू रूल की विंडो ओपन हो जाएगी हमारे सामने, जिसमें से हम यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उसके बाद हम यहाँ पे हमारा रूल अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, मोड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रो लिखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और जो नंबर डिवाइड करना चाहते हैं हम वो लिखेंगे। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और 0 लिखेंगे। ये क्या करेगा, हर रो को 4 से डिवाइड करके उसे फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल पर क्लिक करेंगे, फिल इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे, जिसमें से जो भी आपको इफ़ेक्ट देनी है वो आप दे देंगे। इफ़ेक्ट देने के बाद हम यहाँ से ओके करते हैं, फिर से ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने रो को 4 से डिवाइड करके उसे फॉर्मेट कर दिया है। जैसे यहाँ पे हम देखें वर्कशीट में इसने 4th रो को फॉर्मेट किया है, 8 रो को फॉर्मेट किया है, 12 को। इस तरह से हमारी वर्कशीट में जितनी भी रो होगी उसे 4 से डिवाइड करके फॉर्मेट कर देगा। इसके लिए हम सबसे पहले तो ए वाले कॉलम में देखते हैं जहाँ पे फर्स्ट नेम है, बी वाले कॉलम में लास्ट नेम है और सी वाले कॉलम में मिडल नेम है। अब हम इन तीनों नेम्स को कंबाइन करके एक कॉलम में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डी वाले कॉलम में आएंगे, जहाँ पे D2 वाले सेल में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कॉन्केटिनेट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम और B2 वाली सेल को हम सिलेक्ट करेंगे।
B2 वाले सेल को हमने यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हम सबसे पहले लास्ट नेम को लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये लिखेगा आनंद, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसके बीच के अंदर कॉमा पुट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये लिखेगा आनंद, उसके बाद में कॉमा लगाएगा। अब वापस से कॉमा लगाते हैं हम और A2 वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेगा। अब ये तो पहले लास्ट नेम आएगा, फिर कॉमा आएगा, उसके बाद ये फर्स्ट नेम ले लेगा। फिर से हम यहाँ पे कॉमा पुट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट नेम के बाद थोड़ी सी स्पेस दे देगा। वापस से कॉमा लगाते हैं, C2 वाले सेल को हम सिलेक्ट करते हैं। अब ये मिडल नेम लेगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, डॉट पुट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करेंगे, ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले वो लास्ट नेम लेगा, उसके बाद कॉमा लगाएगा, फर्स्ट नेम लेगा, स्पेस देगा और मिडल नेम लेके डॉट को पुट करेगा। अब हम यहाँ पे एक बार एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाया था कॉन्केटिनेट का, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो पहले ये आनंद लिखेगा, फिर प्रसाद, फिर मिडल नेम और डॉट। अब यहाँ पे ड्रैग करके देखते हैं तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है हमें। तो हमने C वाले कॉलम में जहाँ पे मिडल नेम नहीं लिया था वहाँ पे उसने फर्स्ट नेम के बाद ही डॉट पुट कर दिया, लेकिन हमें उस तरह से नहीं चाहिए, हमें मिडल नेम के बाद ही डॉट पुट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेगा, इस फॉर्मूला पे जाएंगे, वापस से डबल क्लिक करेंगे हम और हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। C2 के बाद हम यहाँ पे अब लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर C2 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। C2 वाली सेल हम सिलेक्ट करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इज ब्लैंक। ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड का साइन लगाएंगे, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर से कॉमा लगाएंगे और लास्ट में हम अपने ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई है हमने। अब ये क्या करेगा, C2 जहाँ पे ब्लैंक होगा तो वो कुछ भी पुट नहीं करेगा, अगर उसमें वैल्यू पुट की है तो वो वहाँ पे डॉट लगा देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट मिला है। फर्स्ट फार्मूला के थ्रू जो भी डिस्प्ले हो रहा था उसे हम सिलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जाके हम उसके बॉटम कॉर्नर पे जाके ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, यानी कि जहाँ पे C2 में कुछ भी नहीं लिखा है, वो ब्लैंक है, वहाँ पे उसने डॉट पुट नहीं किया है, और जहाँ पे मिडल नेम लिया हुआ है वहाँ पे उसने डॉट ले लिया है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडल नेम तीनों को कंबाइन करने के लिए जैसे कॉन्केटिनेट का यूज़ किया है, वैसे ही हम यहाँ पे n% का यूज़ भी कर सकते हैं। तो n% का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी हमने कॉन्केटिनेट लिखा है उसे हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम B2 के बाद जो हमने कॉमा लगाया है उस कॉमा को हम रिमूव कर देंगे और वहाँ पे हम n% लगाएंगे, यानी कि जहाँ पे भी हमारे नेम कनेक्ट होते हैं वहाँ पे हम n% लगाएंगे। अब हम A2 से पहले जहाँ पे कॉमा है उसे रिमूव करेंगे और n% लगाएंगे। उसके बाद हम C2 से पहले कॉमा है उसे रिमूव करके भी n% लगा लेंगे। तो अभी हमारे नाम जहाँ पे कनेक्ट होते हैं वहाँ पे हमने n% लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने इफ़ से पहले n% नहीं लगाया है, वहाँ पे लगा देंगे, और A2 के बाद भी हम n% लगा देंगे, यानी कि B2 के बाद A2 से पहले, A2 के बाद C2 से पहले और C2 के बाद हमने n% यहाँ पे पुट किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो हमने फार्मूला लगाया था उसमें जो रिज़ल्ट दिखा रहा है वही रिज़ल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, सिर्फ उसमें डिफरेंस इतना है कि उसमें हमने कॉन्केटिनेट लिखा था और यहाँ पे n% लिखा था। अब हम कीबोर्ड से यहाँ पे Ctrl+Style प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n% और कॉन्केटिनेट दोनों के फॉर्मूला यानी कि फंक्शन सेम है, दोनों की फॉर्मूला सेम है, रिज़ल्ट सेम है, बस सिर्फ लिखने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम Ctrl+Style वापस से प्रेस करते हैं
इसके लिए इस शीट के ऊपर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें डी वाले सैलरी कॉलम में से हमें लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है। तो उसके लिए हम F वाली कॉलम में जाएंगे जिसमें F7 वाली सेल में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, मैक्सिमम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करके हमारी सैलरी वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। D2 से लेके D25 की रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे हम और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले कर रही है। अब हमें इस सैलरी में से थर्ड हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करना है, जिसके लिए हम लार्ज फंक्शन का यूज़ करेंगे। F9 वाली सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लार्ज लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम D2 से D25 वाली सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 3 क्योंकि हमें थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं सैलरी वाली कॉलम में से थर्ड हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वो हमें डिस्प्ले कर रही है। उसके बाद हम फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू, फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू, सिक्स हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 4, 5th, 6th और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। अब F9 वाले सेल में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे या फिर हम कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो 3 लिखा था उसे हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम G9 वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट वैल्यू होगी जो हमें डिस्प्ले करेगी। अब हम आगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ की हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम बार बार फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करेंगे। अब ये हमारी जो वैल्यू है वो रिलेटिव रेफरेंस में है, इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस में चेंज करेंगे। हम कीबोर्ड से हम F4 की को प्रेस करेंगे, D2 के आगे, D25 के आगे भी हम F4 की को प्रेस करेंगे। अब हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद इसकी बॉटम कॉर्नर पर जाएंगे और इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। अब हम इस सैलरी वाली कॉलम में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो फाइंड करना चाहते हैं तो F15 वाली सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, मिनिमम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करके D2 से D25 की सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हमें डिस्प्ले कर रही है F15 वाले सेल में। अब हम फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए F17 वाले सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, स्मॉल लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करके D2 से D25 वाली रेंज है जिसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ क्योंकि फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्थ स्मॉल वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले कर रही है F17 वाले सेल में। इसी तरह से अब फिफ्थ या सिक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो अपनी राइट या फिर लेफ्ट साइड में ऑटोफिल की हेल्प से उसे लिख के डिस्प्ले करवा सकते हैं। थैंक यू। कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करने से पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे जिसमें से हम ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। ऑप्शंस पे क्लिक करते ही एक्सेल ऑप्शन की विंडो ओपन हो जाएगी हमारे सामने और उसमें से हम कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे जिसमें से हम चूज़ कमांड फ्रॉम के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और मैन टैब्स पर क्लिक करेंगे और उसमें से हम डेवलपर पे क्लिक करेंगे और उसे ऐड करवा देंगे कस्टमाइज रिबन पे। उसके बाद हम यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने डेवलपर टैब को यहाँ पे ऐड करवा दिया जिसमें से हम कंट्रोल ग्रुप में से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और फॉर्म कंट्रोल में कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने प्लस का साइन आएगा और जहाँ पर भी आप कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे ड्रैग करके उसे रख देंगे और कॉम्बो बॉक्स के ड्रॉप डाउन बटन पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम फॉर्मेट कंट्रोल्स पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट कंट्रोल्स की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी
जिसमें से कंट्रोल टैब में से इनपुट रेंज बटन पर क्लिक करेंगे। इनपुट रेंज का मतलब है जो आप अपने कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इस रेंज को अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, वापस से इस बटन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद है सेल लिंक। सेल लिंक के बटन पर हम क्लिक करेंगे और कोई भी एक ब्लैंक सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। सेल लिंक हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि जब भी हम कॉम्बो बॉक्स में से कोई एक नेम को सिलेक्ट करेंगे तो वो नेम किस पोजीशन पे है वो हमें इस सेल लिंक में डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद यहाँ पे है ड्रॉप डाउन लाइंस। जैसे यहाँ पे अभी 8 ड्रॉप डाउन लाइंस दिखाई दे रही, हम उसे रिमूव करके सपोज हम यहाँ पे 6 लाइन को शो करते हैं। ओके बटन पर क्लिक कर देंगे हम और किसी ब्लैंक सेल पर क्लिक करके कॉम्बो बॉक्स के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेम का लिस्ट है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। स्क्रॉल से ऊपर और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से किसी एक नेम को सिलेक्ट करते हैं। सपोज हम सिलेक्ट करते हैं समय। यहाँ सेल लिंक में 3 डिस्प्ले करवा रहा है क्योंकि हमारी लिस्ट में समय जो है वो 3rd नंबर पे है। अब सपोज हम कॉम्बो बॉक्स में से किसी और नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं नेम सुनीता। तो आप यहाँ पे सेल लिंक में देख सकते हैं इसने 1 डिस्प्ले किया है क्योंकि हमारी लिस्ट में सुनीता जो है वो 1st पोजीशन पे है। तो इस तरह से कॉम्बो बॉक्स की हेल्प से आप जो भी नेम यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और वो वहाँ पे हमारी लिस्ट में किस पोजीशन पे है वो डिस्प्ले कर देगा सेल लिंक में। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सी वाली सेल में हमने यहाँ पे जॉब रेटिंग ली हुई है जिसमें से हमें फाइंड करना है सी वाली कॉलम में कितने सेल्स ब्लैंक है। उसके लिए हम यहाँ पे E5 वाली सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, काउंट ब्लैंक लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे C2 से C18 तक। ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 सेल है जो कि ब्लैंक है C2 से C18 वाली सेल में। उसके बाद हम यहाँ पे C वाली सेल में देखते हैं कि कितनी सेल जो है वो फिल है। वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। E8 वाली सेल में जाएंगे हम जिसमें इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, काउंट A लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे C2 से C18 तक। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 आंसर डिस्प्ले हुआ है, यानी कि C वाली कॉलम में C2 से C18 तक 11 सेल है जो कि फिल है। उसके बाद हम यहाँ पे C वाली कॉलम के लेवल पर जाके उसे सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पर क्लिक करेंगे, एडिटिंग ग्रुप में से फाइंड एंड सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, गो टू स्पेशल पर क्लिक करेंगे। गो टू स्पेशल की विंडो यहाँ पे ओपन हो गई जिसमें से हम ब्लैंक्स पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैंक सेल थी वो अब सिलेक्टेड हो गई है। अब सपोज हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, इसे रेटिंग देना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं नो रेटिंग। नो रेटिंग लिखने के बाद हम यहाँ पे सिंपल एंटर नहीं करेंगे, हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। तो हम प्रेस करके देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी सेल में यहाँ पे नो रेटिंग फिल हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गो टू स्पेशल की हेल्प से आपको नो रेटिंग जो है वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक ही बार उसे नो रेटिंग लिखेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके देखेंगे तो सारी सेल जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं E5 वाली सेल में जहाँ पे हमने काउंट ब्लैंक का फंक्शन यूज़ किया था। पहले यहाँ पे आंसर डिस्प्ले कर रहा था 6, जो कि अब यहाँ पे 0 डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि अब C वाली कॉलम में कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे E8 वाली सेल में हमने सेकंड फार्मूला यूज़ किया था काउंट A का। पहले यहाँ पे 11 आंसर डिस्प्ले कर रहा था, अब यहाँ पे 17 आंसर डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि अब 17 सेल है जो कि फिल है। तो इस तरह से आप काउंट ब्लैंक और काउंट A फंक्शन का यूज़ इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।